अच्छा, लास्ट में आपको बता रहे थे उत्तराधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो हो गया था या कुछ बताना था? अच्छा, आपको बता दें कि क्योंकि विचारधारा के अंत में हम देखेंगे कि कुछ लोग कहते हैं विचारधारा नहीं रही, विचारधारा खत्म हो गई, या लास्ट में कौन सी विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, विच आइडियोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट। इसे में हमने कंपैरिजन किया था। अभी तक हमने जितनी भी विचारधाराएं पढ़ी वो मूलतः मॉडर्न है। तो आपको याद दिला दें कि मॉडर्न आइडियोलॉजी वेदर लिबरल्स और मार्क्सिस्ट, ये आधुनिक विचारधारा मानती है कि ये सार्वभौमिक है, यानी ट्रुथ इज अ यूनिवर्सल। और इसलिए सारे विचार, सारे सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। ये आधुनिक विचारधारा की मूल विशेषता है। मॉडर्निटी बिलीव्स इन यूनिवर्सल ट्रुथ। और जब हम ट्रुथ की बात करते हैं, इसका मतलब है कि समाज का वास्तविकता क्या है, इतिहास की वास्तविकता क्या है। ट्रुथ का मतलब है कि मार्क्स ने अपने तरीके से बताया कि अर्थ पूरी दुनिया को निर्धारित करता है। उदारवादी कहते हैं विवेक। अब सत्य क्या है, इसके बारे में ये दावा करते हैं कि इनका ही विचार एकमात्र सत्य है। सो मॉडर्न थॉट बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म। लेकिन अब देखेंगे पोस्ट मॉडर्न का डिफरेंस यहीं पे है। तो जो पोस्ट मॉडर्न विचारधारा आई वो ये मानता है कि ट्रुथ इज नॉट एट ऑल यूनिवर्सल। सत्य सही मायने में सार्वभौमिक नहीं है। ट्रुथ इज मोर रिलेटिव। सत्य सापेक्षिक होता है। अब इसी बात को जरा मैं स्कॉलर के शब्दों में बोल दें कि सत्य सापेक्षिक होता है। और हमने पिछली क्लास में ये बात आपको बताई थी, यानी हर व्यक्ति का एक अपना सत्य है। देयर इज नथिंग लाइक यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑल अ ट्रुथ विच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी सोसाइटी इन ईच एवरी टाइम। अब इसका एक बहुत बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल पहले भी हमने देखा था, आज भी आप देखिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा किसी एक्ट्रेस ने कहा है कि डूइंग अ फिल्म इज हार्मिंग आवर रिलीजन, दैट मे बी ट्रुथ फॉर अ पर्टिकुलर डे। अब आज जरूरी नहीं कि ये ट्रुथ सबके लिए सच हो। इसका मतलब है जो लोग फिल्मी दुनिया में है सब अपने धर्म को छोड़ चुके हैं, सभी सब नास्तिक हैं, सब धर्म विरोधी हैं। तो अब हो सकता है कि जायरा का स्टेटमेंट अपने ट्रुथ में हो, दूसरे का स्टेटमेंट अपने ट्रुथ में हो। नॉर्थ कोरिया को लगता है कि यूएस इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, भारत को लगता है कि पाकिस्तान है। तो डोंट बिलीव यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रुथ इज रिलेटिव। इसीलिए एक व्यक्ति ने बड़ी सही बात कही है कि दुनिया में कुछ भी न सही है न गलत है, बशर्ते है किस समय में और किस दृष्टिकोण में आप खड़े हुए हैं, वही सच है। अब अलग अलग संदर्भ में देखिए, अगर पश्चिम में जाके आप कहेंगे कि अगर पश्चिम में कोई व्यक्ति जाके ऑस्ट्रेलिया के देखे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी गले लगा दिया, उसने कहा मोदी तो बहुत क्यूट है, मोदी ने कहा इसका हमारे नहीं होता। उसके लिए ट्रुथ कुछ और है, हमारे लिए और है। इससे ट्रुथ क्या है, इसको पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर मिशेल फूकोल्ट ने बड़ी अच्छी तरीके से बताया। अब बात बड़ी सामान्य से, जो भी स्कॉलर बात करता है सामान्य से, बस लेखन में कोई न कोई एक हम उसमें स्कॉलर का रेफरेंस देते हैं। ऐसा थोड़ी कि स्कॉलर ने ऐसी बात कही दुनिया में आज तक आपने सुनी नहीं है। जो बातें आप सामान्य जीवन में सुनते हैं वो किसी न किसी बड़े स्कॉलर नहीं दी है। या कभी कभी सामान्य बातों को बड़ा स्कॉलर क्या कर देता है, बड़ा थ्योरेटिकल बना देता है। ऐसी कोई विशेष नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर हम लिखें, मिशेल फूकोल्ट ने कहा मिशेल फूकोल्ट वॉज अ फ्रेंच स्कॉलर। और सच पूछिए वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे ही नहीं, उनका जीवन बड़ा उठा पटक भरा था। मिशेल फूकोल्ट जब यंग हुए तो उनको बड़ा डिप्रेशन आ गया, उन्होंने कई बार मरने का प्रयास किया। अब देखिए ये सब पश्चिम में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता दोस्तों।
हमारे यहाँ युवा व्यक्ति मरने होने का प्रयास कभी नहीं करता कि वो परिवार है, दोस्त है, सब उसके आगे पीछे नहीं होता है। वहां तो अकेला व्यक्ति है, तो डिप्रेशन आए तो कहाँ जाए, फिर भागे। तो मिशेल फुको ने लिखा है कि मैंने जीवन में कई बार मतलब मरने का प्रयास किया, मुझे पागलपन के दौरे आए, उसी बहाने पागलों से मुलाकात भी हो गई। अब सच पूछिए, जिसे कुछ लोग या एक समाज विशेष पागल कहता है, वो सच में पागल है, इसमें भी डाउट है। मेडिकल साइंस, अच्छा पहले सच क्या था? पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था, ट्रुथ कैसे समय में के हिसाब से बदल जाता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और दैट वाज सेड बाय मिशेल फुकोल्ट। इन्हीं का पावर आएगी तभी हम इन्हीं की बात करेंगे। ये बताइए, एक जमाने में कहा गया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है सिवाय महिला के पुरुष और पुरुष का महिला बनाने के। और कल दोस्तों मैंने एक न्यूज देखी, आपने भी देखी होगी, एक लड़की लड़का बन गया। और अभी कुछ दिनों पहले उसके पिता दूल्हा ढूंढ रहे थे, अब दुल्हन ढूंढने लगे। यानी पुरुष भी महिला बन सकता है, महिला भी पुरुष बन सकती है। अब बताइए दोस्तों, क्या सच है? कौन पुरुष है, कौन महिला है? इंग्लैंड किसी स्कॉलर ने कहा था कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है। उन्होंने इंग्लैंड के पार्लियामेंट की शक्ति बताते हुए कहा था, एवरीथिंग इज पॉसिबल एक्सेप्ट चेंजिंग मैन इनटू वुमन एंड वुमन इनटू मैन, बिकॉज दिस इज नेचुरल इम्पॉसिबिलिटी। ये प्राकृतिक असंभावना है। वह सामाजिक रूप में सारे काम आप कर सकते हैं, राजनीतिक रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक असंभव काम आप कैसे करेंगे? मिशेल, अब बताइए, अब हो गया कि नहीं हो गया? ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत हो गया आज। दूसरी बात आप देखेंगे, अरिस्टोटल ने कहा था महिलाएं बेवकूफ होती हैं। ये सही है, गलत है? देख लीजिए कैसे समय के हिसाब से सही हो जाती है। इसलिए सही क्या है, गलत क्या है, दैट इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सही और गलत बाहर है, अंदर है, पहला पॉइंट। तो यही बात मिशेल फुकोल्ट ने कही, पहला पॉइंट। मिशेल फुकोल्ट ने कहा कि सत्य सार्वभौमिक नहीं है, ट्रुथ इज नॉट यूनिवर्सल। सत्य सार्वभौमिक नहीं है, बल्कि समाज और देश काल से प्रभावित होता है। बट इट इज इम्पैक्टेड बाय द सोसाइटी, टाइम एंड स्पेस। ये समाज और देश काल से प्रभावित होता है, और इसीलिए उनका प्रसिद्ध कथन है कि उनका प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। उनका प्रसिद्ध कथन है, द फेमस सेंटेंस ऑफ मिशेल फुकोल्ट इज, नॉलेज इज पावर। ज्ञान ही शक्ति है, परंतु ज्ञान या नॉलेज परंतु ज्ञान और नॉलेज सामाजिक व्यवस्था के द्वारा पैदा किया जाता है। नॉलेज इज मेड बाय द सोशल सिस्टम, परंतु ज्ञान सामाजिक व्यवस्था के द्वारा निर्मित होता है, या सामाजिक संबंधों में पाया जाता है। ज्ञान सामाजिक व्यवस्था के द्वारा निर्मित होता है या सामाजिक संबंधों में पाया जाता है।
सामाजिक संबंधों में निर्मित होता है, सामाजिक संबंधों में पाया जाता है। अच्छा, ये बात आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर का ये मतलब नहीं ज्ञान शक्ति पैदा करता है, शक्ति ज्ञान पैदा करता है। और हर सामाजिक संबंधों में एक शक्ति होती है, हर सामाजिक संबंधों में एक शक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको ये कहां से पता चला कि टीचर का रिस्पेक्ट करना चाहिए? सोसाइटी से। वाई फादर इज वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी, समाज से। धर्म का महत्व शायद हम अगर हम कहीं नास्तिक परिवार में पैदा हुए होते तो शायद ईश्वर धर्म के बारे में हमारा वो विचार न होता। इसलिए आप याद रखिए, महिलाओं को द्वितीय स्थान क्यों दे दिया गया समाज ने? क्योंकि हमारे अंदर ये शुरू से भर दिया गया कि नहीं, महिला होना भावनात्मक है, महिला होना कमजोरी की निशानी है। दैट इज नॉट मेड बाय बायोलॉजी, नॉट रिसर्च, इट इज बाय सोशल सिस्टम। इसलिए सत्य सापेक्ष होता नहीं, इसलिए समय के हिसाब से बदल जाता है। और सच मानिए, ये बात को एकदम से नई भी नहीं है, मिशेल फoucault ने कही, थोड़ा उनका तरीका नया था। बाकी उनको पावर में बता देंगे, उनको पावर में भी उनका अध्ययन होता है, पावर में अलग से पढ़ने से बात पढ़ना है। हमने थोड़ा सा उनके एक विचार को प्रयोग यहाँ कर दिया, सारा नहीं। लेकिन सच मानिए, समय के हिसाब से, अच्छा यही बात तो मार्क्स ने कही थी कि एक सत्ताधारी वर्ग हमेशा अपना विचार पैदा करता है। जब मार्क्स ने कहा था कि विचारधारा मिथ्या चेतना है, आइडियोलॉजी बेकार की चीज है, आइडियोलॉजी इज अ मोड ऑफ पावर विच इज जनरेटेड बाय सोशल क्लास, पॉलिटिकल क्लास एंड रूलिंग क्लास। जो 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 समूह समाज में शासन पैदा करता है वही ऐसे विचार पैदा कर देगा, वो ऐसे विचार पैदा कर देगा जिससे आप उसके अधीन हो जाएं। बड़े होशियारी से आपको अधीन कर लेगा और आपको लगेगा यही सच है। लोकतंत्र आपको सच लग रहा है, संविधान सच लग रहा है, तो क्यों? क्योंकि आपको बता दिया गया है, स्कूल से, कॉलेज से, बड़े बड़े ऐसे मैकेनिज्म है जहां से आपको बता दिया गया यही सच है। इसलिए नॉलेज नथिंग इज ट्रुथ। पहला, नथिंग इज यूनिवर्सल। हर व्यक्ति का सत्य अपने हिसाब से होता है। इसीलिए सही मायने में क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ये नहीं है, किस जगह आप खड़े हैं ये दिखाता है। युवा होने पर सत्य कुछ और दिखता है, वृद्ध होने पर कुछ और दिखने लगता है। होता है कि नहीं? अभी जब आप, अच्छा, मैरिड व्यक्ति को सत्य अलग दिखता है, अनमैरिड व्यक्ति को अलग दिखता है। अब कई लोग अचंभे में कैसे से दिखता है कि विवाह हुआ हो जाएगा तब समझेंगे, सब अभी समझ लेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, सच अलग दिखता है। जो सिलेक्टेड है उसको अलग दुनिया दिखती है, जो नहीं सिलेक्टेड है उसको अलग दुनिया दिखती है। सिलेक्टेड व्यक्ति दिखता है कि पावर में चले जाएंगे, सारा एकदम से मौजे मौजा है, जो वहां उसको लगता है बड़ा तनाव है। सत्य कुछ है नहीं, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है। इसे ज्ञान, जैसे हम कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो हमको लगता है कि ज्ञान से शक्ति मिलती है, नहीं, शक्ति ज्ञान को बनाता है। और शक्ति में ज्ञान कौन बनाएगा? समाज। इसलिए उनका नहीं, सार्वभौम में कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे समाज बदला, जैसे जैसे पावर रिलेशन बदले, सत्य के मायने बदल गए। कभी ईश्वर ही सत्य था कि नहीं? कभी माना जाता था कि ईश्वर ही पूरी दुनिया का संचालक है। नास्तिक लोगों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। सामाजिक व्यवस्था बदली, वैज्ञानिक अनुसंधान बदले, सच को बदल के रख दिया। पुरुष महिला नहीं हो सकता, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया हो सकता है। क्या सच है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अब देखिए, दूसरा कंपैरिजन कर दिया। बाकी तो मिशेल फoucault के बारे में हम पावर में बता देंगे आपको विस्तार से, एक एक लाइन सबके बारे में बता दें। यही लिखने का तरीका होता है, 150 शब्दों में से ज्यादा आप लिख नहीं पाते। 150 शब्द में कुल मिला के 120-25 शब्द लिखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे, मॉडर्न स्टेट। अब जैसे मॉडर्निज्म क्या मानता है कि सत्य हमें कहां से मिलेगा? पाठ्य पुस्तक से, टेक्स्ट। भाई प्लेटो को जानना है तो हम क्या समझेंगे? रिपब्लिक। प्लेटो को पढ़ना है, रिपब्लिक पढ़ा और उसमें देख लिया सत्य क्या है। और जो प्लेटो ने पढ़ा हुआ हम दुनिया उसी तरीके से देखते हैं।
बल्कि जो जितने विद्वान हैं वो यही बात कहा करते हैं यार कि हमारी बात मानो, हमारी बात मानो, टेक्स्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। और कभी भी टेक्स्ट को देखिए और लैंग्वेज को देखिए, टेक्स्ट को देख के लैंग्वेज को देख के आप उसके मतलब समझ लीजिए। तो मैं कल ऐसे कोई स्टोरी देख रहा था, तो टाइम मशीन में देख रहा था। टाइम मशीन एजीवेल्स ने किताब नॉवेल लिखा हुआ है। तो टाइम मशीन को समझना है तो स्वाभाविक रूप में हम H.G. वेल्स का दृष्टिकोण अपनाए या अपना दृष्टिकोण अपनाए। इसलिए पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या करते हैं, टेक्स्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। अब इसके जितने चाहे उतने एग्जाम्पल आप लीजिए। कहा किसने, डेरिडा। दरिदा, तो दरिदा ने क्या कहा पहला, और दरिदा का जो मूल अभिप्राय है, अच्छा इसके लिए मिशेल फुकोल्ट ने जो कहा सत्य रिलेटिव है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, मेटा नरेटिज्म को अस्वीकार करना। देखिए नैरेटिव का मतलब है, ये क्या मानते हैं, मेटा नैरेटिव। ये क्या मानते हैं, मेटा नैरेटिव को अस्वीकार करना। भाई देखिए मेटा नैरेटिव का तो मतलब देखता है विचार करना, विमर्श करना। आपका ताल्लुक है नया नैरेटिव बना दिया। यानी चुनाव में आपने सुना होगा कि बीजेपी ने नैरेटिव भी चेंज कर दिया। नैरेटिव चेंज करने का मतलब विकास के मुद्दे से राष्ट्रवाद का मुद्दा आ गया। नैरेटिव का मतलब होता है विचार, विमर्श, डिस्कोर्स, जो भी कह लीजिए। मेटा का मतलब सार्वभौमिक, जो हम विचार दे रहे हैं वही सच है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इसी बात को अस्वीकार करते हैं। दे डोंट बिलीव इन मेटा नैरेटिज्म। कहने का शब्द मतलब अलग अलग है। पोस्ट मॉडर्निस्ट नेवर बिलीव इन मेटा नैरेटिज्म, क्योंकि कहते हैं कोई ऐसा सार्वभौमिक ज्ञान है ही नहीं है, ज्ञान सच है। उसी बात को एक शब्द हमने यूज कर दिया, क्योंकि वही शब्द हम यहाँ भी यूज करने जा रहे हैं। जब जब स्कॉलर की एक शब्द आप यूज कर देते हैं तो एग्जाम से प्रभावित हो जाता है। फर्क है, ये बात तो बड़ी सामान्य सी है। दूसरा है, वैसे दरिदा ने क्या कहा, दरिदा ने बात सीधी सी है। अच्छा टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की बात को हम बहुत आपको उससे भी सरल एग्जाम्पल आपको बता दें। रामायण कैसे पढ़ा जाए, जो तुलसीदास ने पढ़ा लिखा या जो हम पढ़ रहे हैं, कैसे उसको समझे हम। अब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ महिलावादी चिंतन आया, दलित साहित्य आया। दलित साहित्य ने रामचरितमानस पर तमाम आपत्तियां उठा दी। दलित साहित्य ने कहा नहीं नहीं भाई देखिए दलितों के लिए तो नहीं है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है, तुलसीदास बताएंगे या जो पढ़ रहा है वो बताएगा। पाठ्य पुस्तक जिसने लिखी है वो उसका मतलब बताएगा, जो पढ़ रहा है वो बताएगा। यही कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। अब महिलाएं पढ़ेंगे, कहेंगे भाई ये देखो हमारे लिए तो बड़ा कम बातें हैं यहाँ पे, हमारे लिए बड़ी कम बातें हैं। इसलिए सच पूछिए, और हर व्यक्ति पाठ्य पुस्तक का मतलब अलग अलग बताएगा, तो यही तो है सत्य सापेक्षिक है, एक बात दूसरे जुड़ती है। तो कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट का मतलब है। इसे दरिदा ने क्या कहा, डीकंस्ट्रक्शन, विखंडनवाद। इसे दरिदा ने कहा विखंडनवाद, डीकंस्ट्रक्शन। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब पहला है, अब उसको विखंडनवाद कर लीजिए, डीकंस्ट्रक्शन। तो दरिदा ने कहा कि भाषा वस्तुनिष्ठ नहीं होती। लैंग्वेज कांट बी ऑब्जेक्टिव, भाषा कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होती। इसीलिए कोई भी रचना, इसलिए कोई भी रचना
एक सामाजिक व्यवस्था में ही लिखी जाती है। एनी टेक्स्ट इज रिटन इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी व्यवस्था, कोई भी रचना सामाजिक व्यवस्था में ही लिखी जाती है। इसीलिए पाठ्यपुस्तक का निर्धारण पाठक करेगा, लेखक नहीं। इसलिए पाठ्यपुस्तक का निर्धारण पाठक करेगा, लेखक नहीं। मीनिंग ऑफ इवन meaning of text can't be determined by the writer, but it will be defined by the reader. अब याद रखिए, अगर हर पाठक उसका अलग अलग मतलब बताएगा, इसका सीधा सा मतलब है किसी भी चीज का न कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ है न सार्वभौमिक मायने। जैसे आपने कोई फिल्म देखी, अब डायरेक्टर ने क्या सोचा वो बात अलग है, फिल्म देखने वाला मतलब तय करेगा। और कॉन्टेक्स्ट का सीधा सा मतलब है, टेक्स्ट जो लिखा गया, पाठ्यपुस्तक लिखा गया, वो तो एक व्यक्ति की रचना है, और हो सकता है कि 400 साल बाद उसे हम अलग तरीके से देख रहे हैं। इसलिए जब कार्ल पॉपर ने प्लेटो को देखा तो उन्होंने कहा ये तो मुक्त समाज का दुश्मन था। रूसो ने प्लेटो को देखा, उसने कहा ये तो शिक्षा का महान प्रणेता था। अब कार्ल पॉपर की बात सही है कि रूसो की बात सही है? किसकी बात सही है? महिलाएं कहते तुलसीदास तो पुरुषवादी सत्ता का समर्थन करते हैं, दलित कहते हैं कि ये तो उच्च जातियों के अधिकारों के समर्थक है। अब सही क्या है, गलत क्या है, यही तय करना मुश्किल है, यही तय नहीं पाया। इसलिए हर शब्द के मायने, हर किताब के मायने का डीकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तोड़ के देखिए उसको, विखंडन करके देखिए, यानी जो स्थापित मान्यताएं हैं उसको तोड़िए, स्थापित भाषा है तोड़िए। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे लैंग्वेज में भी ये बात मानी जाती थी। पूरा का पूरा जो पोस्ट मॉडर्निज्म हर क्षेत्र में है, भाषा में माना जाता था कि जो भी भाषा होती है वस्तुनिष्ठ होती है। लोगों का कहना है लैंग्वेज इज नेवर ऑब्जेक्टिव, भाषा कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होती। अदरवाइज आप देखेंगे हर चीज के सामने कैसे लिखा होता था, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन। अरे चेयर पर्सन अभी शब्द पहले का, चेयरमैन, राष्ट्रपति। भाई राष्ट्र का पत्नी क्यों नहीं हो सकता? राष्ट्रपति ऑब्जेक्टिव भाषा है या मेल डोमिनेटेड भाषा है? अब वो ध्यान से आप देखेंगे पूरी लैंग्वेज में पुरुष सत्ता का प्रभाव है, पूरी लैंग्वेज में उच्च वर्गों का आधिपत्य है। तो भाषा, साहित्य, कोई भी चीज कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो आप कहेंगे यार फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मतलब क्या हुआ जब कुछ सच ही नहीं है? इसलिए जब पता लोगों का विचारधाराओं का संघर्ष जीत लिया गया, ये विचारधारा चैंपियन, उदारवादी कहते हैं हमारी विचारधारा चैंपियन, समाजवादी कहते हैं हमारी विचारधारा चैंपियन, पोषण कहते चुप बेकार की बात करता है, कुछ भी सच नहीं है। यार कहेंगे भाई ये बताइए कुछ भी सच नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ? फिर कोई आपसे पूछे पॉलिटिकल साइंस क्या है, यही तो नहीं बता पा रहा हूँ यार क्या है, क्योंकि किसी ने कहा कुछ भी सच नहीं है। क्या कहा जाए? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। फिर आप देखेंगे फिर अच्छा ऐसा नहीं लगता कि उत्तराधुनिकतावाद अति व्यक्तिवाद तक चला जाता है? हर व्यक्ति बताएगा उसका सच क्या है, हर व्यक्ति बताए कौन सी विचारधारा अच्छी है। अब सवाल है फिर तो यार सिद्धांत बन ही नहीं पाएगा। जैसे हम कहें कि अगर मेडिकल साइंस में किसी बीमारी की दवा होगी तो हर डॉक्टर बताएगा दवा क्या होगी, हर डॉक्टर बताएगा दवा क्या होगी, फिर तो किसी को ट्रेंड किया ही नहीं जा सकता मेडिकल साइंस में। कोई कहे मैं इंजेक्शन यहाँ लगाऊं, कोई कहे मैं यहाँ लगाऊंगा, मेरा इंजेक्शन लगाने का तरीका अलग है।
तो मेडिकल साइंस वाला व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसे देखिए, मेडिकल साइंस की यूनिफॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है, भाई ये कंडीशन है, दवा आपको यही मिलेगी, आप 10 डॉक्टर से परामर्श करिए, वही बात बताएगा। क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करते हैं। जब हम कहेंगे हर व्यक्ति का ज्ञान अपना है, तो अजीब सा हो जाएगा। तीसरा, जैसे 10 आदमी से मिले, अब कोई सलाह ले रहे हैं, 10 लोगों ने 10 सलाह बताई, कंफ्यूज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। अगला पॉइंट, उत्तर आधुनिकवादी मानते हैं कि सत्य वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सत्य वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसका मतलब है, अब एक आप याद रखिए, एक होता है ज्ञाता, दूसरा होता है ज्ञात वस्तु। अब ज्ञाता आप है, नोअर आप हैं, और ज्ञात वस्तु क्या है? फैन है। तो फैन आपके अंदर है, बाहर है? बाहर है। नॉलेज द ऑब्जेक्टिव। इस जगह राज्य, सरकार, लोकतंत्र अंदर है या बाहर है? बाहर है। एक लाइन लिख लीजिए, जो न्यूटन के विचारों से प्रभावित है। जो भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने ये बात बताई, विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई न्यूटनियन फिजिक्स। जो न्यूटन के विचारों से प्रभावित है, जबकि उत्तर आधुनिकतावादी विचारक मानते हैं ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। सत्य आत्मनिष्ठ है। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक मानते हैं कि ट्रुथ इज सब्जेक्टिव। और इसीलिए ल्यूटॉर्ड ने कहा, LYTORD, ल्यूटॉर्ड ने कहा सत्य ऑब्जेक्टिव है, ये मॉडर्न मानता है। सत्य सब्जेक्टिव है, पोस्ट मॉडर्न मानता है। आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ तो ये मानते हैं, तो लिखा हुआ है, देखो, करेक्ट कर लीजिए उसको। कोई बात नहीं, इसको सुनने में कई के यही तो पोस्ट मॉडर्निज्म है। हमने कुछ कहा, आपने कुछ सुन लिया। या हो सकता है मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं, मैंने कुछ बोल दिया, यही पोस्ट मॉडर्निज्म है। हमारी बातों को हमारे रूप में सुनिए, अपना अपना दिमाग लगा लीजिए। पोस्ट मॉडर्निज्म है। इसलिए टीचर कहता है केवल मैं सच हूं, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है? सब सच है। अच्छा, क्लास में आना सच है, या समय से आना, या देर से आना? सब्जेक्टिव। आगे लिखिए, इसे ल्यूटॉर्ड ने कहा, इस समूचे संसार में, दिस एंटायर वर्ल्ड, इस समूचे संसार में विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा सत्य को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया।
सत्य को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया, जो केवल एक भाषाई खेल है, भाषाई खेल अंडरलाइन, इट्स मेयरली अ लैंग्वेज गेम। merely a language game। ये केवल एक भाषाई खेल है, वास्तविक नहीं है। इट्स मेरली लैंग्वेज गेम कि कोई बात सच है, वस्तुनिष्ठ है, भाषा के अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इट्स मेरली लैंग्वेज गेम। ये केवल एक भाषाई खेल है, ये केवल भाषाई करामात है, बाकी इसके पीछे कोई सच वगैरह नहीं है। यही उत्तराधुनिकता। अब याद रखिए, उत्तराधुनिक विचारधारा हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक लाइन में लिख लीजिए। इसलिए नारीवादी विचार, नारीवादी विचार, उत्तर उपनिवेशवादी विचार, फेमिनिस्ट आइडियाज, पोस्ट कॉलोनियल थियरीज, पोस्ट कॉलोनियल। एक शब्द और होता है कि सब ऑल्टर्न स्टडीज, बात एक ही है। उपाश्रित दृष्टिकोण, सब अल्टर्न, ALTERN, ALTERN, सब अल्टर्न अप्रोच, उपाश्रित दृष्टिकोण। उपाश्रित हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कोई और भी अनुवाद हो सकता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, जो पोस्ट कॉलोनियल हैं, फेमिनिस्ट हैं। अच्छा, सब पोस्ट कॉलोनियल का मतलब मैंने आपको बता दिया। अगर सोच के देखिए, पोस्ट कॉलोनियल का विचार उत्तराधुनिकतावादी क्यों है? स्थापित मान्यताओं का विखंडन कर दिया कि पश्चिम श्रेष्ठ है। पोस्ट कॉलोनियल ऐसा नहीं मानते। पोस्ट कॉलोनियल मानते हैं कि भाई वेस्ट इज अ सुपीरियर, इट मे बी द ईस्ट टू। भाई अध्यात्म भी तो अच्छा हो सकता है, विज्ञान ही एकमात्र सच क्यों है, हम क्यों मान ले? अध्यात्म एकमात्र सच हम क्यों मान ले? यानी दुनिया में सच अनेक है। इसलिए पोस्ट कॉलोनियल थॉट ने वेस्ट की सुपीरियोरिटी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा नो नो, वी कांट एक्सेप्ट योर सुप्रीमेसी, हम आपकी वरिष्ठता को नहीं मान सकते। और आप फिर ये देखेंगे, सबअल्टर्न भी तो यही बात करता है। सबअल्टर्न क्या करता है? इतिहास हमेशा सत्ताधारी वर्गों ने लिखवाया। अच्छा, इतिहास कौन लिखवाता था? राजा महाराजा। अब कई बार हम इतिहास पता है कि ये राजा बहुत बड़ा गायक था, लेखक था। लेखक था या अपने लिखवा किसी और से नाम अपना छपवा दिया? जितने भी राजा महाराजा होते थे वही क्या करते थे? राजा महाराजा, लेखक गायक होगा, राजा महाराजा कैसे हो सकता है? शासन करने में इतने दांव पेच है। लेकिन अब इधर के जो भी राजा महाराजा हो गया, कोई कविता लिख देगा और क्या कह देगा, हमारे नाम से छाप दो। यही केजरीवाल कहते थे कुमार विश्वास को, क्या तुम हमारे पक्ष में कुछ कविता लिखो? केजरीवाल ने कहा, आप सामंत हैं क्या? ये तो लोकतंत्र है। उनका होगा किसी और के लिए, तुम्हारे लिए कविता लिखो। सब अल्टरनेट स्टडीज का मतलब है समाज को महिलाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए या पुरुषों के, समाज को दलितों के दृष्टिकोण से देखा जाए, उच्च जातियों के, समाज को एशियाई दृष्टिकोण से देखा जाए या यूरोपीय से, अल्पसंख्यकों
के दृष्टिकोण से या बहुसंख्यकों के, समलैंगिकों के दृष्टिकोण से या विषम लैंगिकों के, जो भी हाशिए पर है उनका नजरिया लगा के समाज को देखिए, अपने नजरिए से नहीं है। तो सबअल्टर्न, रंजीत गुहा जैसे लोग, सबअल्टर्न अप्रोच। अच्छा, बात एक ही है दोस्तों, कहे पोस्ट कॉलोनियल कहिए, सबअल्टर्न कहिए, फेमिनिस्ट कहिए, सारे उत्तराधुनिकतावादी है या नहीं है? तो क्यों है? ये स्पष्ट बात हुई कि नहीं हुई? ये क्या कहते हैं? उदारवाद सच है, मार्क्सवाद सच है, ये फेमिनिस्ट कहिए, सारे उत्तराधुनिकतावादी है या नहीं है? तो क्यों है? ये स्पष्ट बात हुई कि नहीं हुई? ये क्या कहते हैं? उदारवाद सच है, मार्क्सवाद सच है। ये कहते हैं नहीं भाई, उदारवाद मार्क्सवाद जो बात देख पाया वो तो अलग अलग नजरिया था। महिलाएं कहती है न उदारवाद न मार्क्सवाद, क्या है? नारीवाद। बताइए, नारीवाद स्थापित मान्यता है या पोस्ट मॉडर्निस्ट मान्यता है? इसे नारीवादी चिंतन। अब आज भी साहित्य में देखेंगे, एक जमाना था जो लोग पढ़ा करते थे प्रगतिशील कविता, छायावादी कविता। छायावादी कविता का मतलब ये नहीं जो कभी पेड़ की छाया में बैठ, मतलब नहीं है। लेकिन आज दोस्तों पूरे साहित्य का मूवमेंट ही अलग आ गया, दलित चिंतन और नारीवादी साहित्य। क्योंकि जो पुरुषों ने सच समझा, महिलाओं ने कहा ना ना भाई, ये हमारा सच नहीं है, आपने कुछ और बताया है। पर्यावरणवाद उत्तराधुनिकतावादी विचार है या नहीं है? ऑल द पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। पोस्ट मॉडर्निज्म का टेक्निकल मतलब ये है, व्यवहारिक एप्लीकेशन करें, यही बात आ जाएगी। क्या लिखा आपने? नारीवाद, उत्तरोपनिवेशवाद और उपास्य दृष्टिकोण उत्तराधुनिकतावादी विचारधाराएं हैं। उपास्य दृष्टिकोण उत्तराधुनिकतावादी विचारधाराएं हैं। जो उदारवाद, मार्क्सवाद, जो उदारवाद और मार्क्सवाद की स्थापित मान्यताओं की आलोचना करते हैं, who are criticizing the established theories and approach of Marxism and liberalism. जो मार्क्सवाद, उदारवाद की स्थापित मान्यताओं के विरोधी हैं। ये उत्तराधुनिकतावाद। अगर इसकी आलोचना, एक दो आलोचना आपको बता दें कि व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। अब बताइए, अगर ये उत्तराधुनिकतावाद है तो उदारवादी, जैसे हमने एक प्रश्न आपको बताया था, क्या उदारवाद ने विचारधाराओं का संघर्ष जीत लिया? कौन जीता कौन हारा कहना कठिन है। सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब लोगों ने कहा कि विचारधारा का संघर्ष खत्म हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोगों ने कहा था अब साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों एक दूसरे के आपस में मिल रहे हैं, इसलिए विचारधारा नहीं रही। विचारधारा हमेशा रहेगी, लेकिन न उदारवाद जीता न मार्क्सवाद। बल्कि आज तो कौन विचारधारा आगे बढ़ी है कहना ही कठिन। अगला पॉइंट लास्ट में, हैबरमास ने, इनका नाम बार बार आता है, इनका नाम
आपको याद होगा वो हेबरमास कौन है? हेबरमास कौन है? न्यू मार्क्सिस्ट। तो हेबरमास ने उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करते हुए कहा, हेबरमास is very much critique of post modernism. हेबरमास ने उत्तर आधुनिकतावाद की आलोचना करते हुए कहा कि यह अत्यधिक व्यक्तिवादी विचारधारा है इट इज हाईली इंडिविजुअलिस्ट आइडियोलॉजी। यह अत्यधिक व्यक्तिवादी विचारधारा है जिसमें जिसके माध्यम से यह अत्यधिक व्यक्तिवादी विचारधारा जिसके माध्यम से पूंजीवाद को ही बढ़ाया गया है। यह अत्यधिक व्यक्तिवादी विचारधारा जिसके माध्यम से पूंजीवाद को बढ़ाया गया है। It is also promoting capitalism. What Habermas said that because of his emphasis over individual. एक बात आप देखेंगे, मार्क्स कहा करता था मैं सबसे बड़ा वैज्ञानिक, और उत्तर आधुनिकतावादी कहते हैं विज्ञान जैसी कोई चीज है ही नहीं है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के विचारों से प्रभावित है। और क्वांटम फिजिक्स ने बात बताई कि विज्ञान में एक सार्वभौमिक निष्कर्ष प्राप्त करना बेकार चीज है, क्योंकि जब हम किसी अणुओं के समूह पर जब दबाव डालते हैं तो अलग अलग दिशा में भागते हैं, एक ही दिशा में उनकी रफ्तार नहीं होती, जैसा न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला था। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटन की मान्यताओं को ही चैलेंज कर दिया। इसे आप याद रखिए, मार्क्स का कहता है मैं साइंटिफिक, पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कौन सी साइंस की बात कर रहे हैं, बेकार की साइंस, कुछ है ही नहीं है। तो हर बच्चे अपनी अपनी बात बताता जा रहा है, नाम किसका दे दे रहा है, साइंस का। इसे हेबरमास कहते हैं भाई, इससे तो फिर उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा ही बढ़ रही है, और समाज जैसी कोई चीज है ही नहीं है, हर व्यक्ति का ज्ञान अलग है। तो कुल मिला के, और आज सच मानिए आज के दौर में तो ये उत्तर आधुनिकतावाद की डिबेट है ही नहीं, और पुरानी बात पड़ गई। लोग कहते हैं तो बड़ा भटका हुआ विचार है ये, आखिर में इसका निष्कर्ष अगर यही है तो कोई विषय पढ़ने का एक फायदा तो होना चाहिए, और इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाले, अंतिम परिणाम निकाले। उत्तर आधुनिकतावाद तो पढ़कर हम ये सीखते हैं कि अंतिम परिणाम ही नहीं है, लेकिन इसका फायदा क्या है, आलोचना तो हमने कर दी, फायदा क्या है? उत्तर आधुनिकतावादियों ने विचारधाराओं के बीच विचारधाराओं के बीच संघर्ष के विचार को अस्वीकार कर दिया। They have rejected the notion of conflict and battle of ideology
आइडियोलॉजीज ऑल टुगेदर संघर्ष के विचार को अस्वीकार कर दिया, इसलिए उदारवाद की विजय का विचार भी उचित नहीं है। इसलिए उदारवाद की विजय का विचार भी तार्किक नहीं है। Therefore, victory of liberal ideology is not logical. क्योंकि एक बात बार बार कही गई थी कि उदारवाद की विजय हो गई, साम्यवाद का विघटन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यही है पूरी विचारधारा, यही पूरी विचारधारा। और विचारधारा का प्रयोग फिर करेंगे आगे हम कई जगह इसका और प्रयोग करेंगे, लेकिन विचारधारा का मतलब इतना है, ये हमारे पूरे सिलेबस का एकदम बैकबोन है। कहीं भी आप जाएंगे उदारवाद मार्क्सवाद कुछ भी आपको ना आता रहे, एक पेज तो उदारवाद मार्क्सवाद लिख ही दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो सवाल है, अब हम नया टॉपिक शुरू करें, कोई सवाल पूछना तो बताइए। बताइए क्या करें? नारीवादी विचारधारा, हाँ, पितृसत्तात्मक सत्ता। ये उत्तराधुनिकतावाद कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि देखिए आधुनिकतावादी विमर्श में केवल उदारवाद मार्क्सवाद था। भाई दोनों कह रहे थे साइंस है, ये साइंस है, साइंस है, और सच पूछे कि नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता की बात की, लेकिन आगे चल के उसमें भी डिवीजन हो गया। कोई कह रहा है कि अश्वेत, कोई कह रहा है उत्तर उपनिवेशवादी, कोई कह रहा है अलग अलग तरीके से, उसमें तो बड़े डिवीजन आ गए। लेकिन ये आपका ऑब्जेक्शन सही है, इसलिए कहते कि उत्तराधुनिकतावाद है क्या, अंत में ये खत्म ही हो गया उत्तराधुनिकतावाद। अच्छा, उत्तराधुनिकतावाद को परिभाषित करने का एक और तरीका है, वो लिखने वाली बात नहीं, बस समझने वाली बात है। आधुनिक जमाना विज्ञान का था, भौतिकवादी था, भौतिक समृद्धि का था और यूनिफॉर्मिलिटी का था। देखेंगे विज्ञान यही सिखाए हर चीज एक जैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मल होनी चाहिए, और भौतिक सुख सुविधाएं मूल थी, कार हो जाए, घर हो जाए, बंगला हो जाए। उत्तराधुनिकतावाद ने क्या सिखाया है? जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मैटेरियल नीड, क्योंकि यूरोप में वो भौतिक सुविधाएं सबको मिल गई। इसे आज आप देखेंगे सिमेट्री में लोग विश्वास नहीं करते। पहले क्या करते थे, अगर दो भाई हैं, तीन भाई हैं, तीनों का ड्रेस एक जैसा होगा, आधुनिकतावादी विचार था सिमेट्री। तो लोग जो दूर से पंजा, अच्छा ये सब सगे भाई हैं, परिचय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका भी पैंट ट्राउजर एक जैसा, ट्राउजर शर्ट एक जैसा, उसका भी ट्राउजर शर्ट एक जैसा, या जो भी कपड़ा हो, तीनों भाइयों का बहन का एक जैसा। अब घर में ऐसा होता है? पोस्ट मॉडर्निस्ट फेज है ये। पहले लोग घर में नाम क्या रखते थे? एक मतलब सिमेट्री में नाम रखा, एक का मतलब आरोही, दूसरे का अग्रता, ऐसे ही तीर नाम। अब तो एक का नाम इधर, दूसरे का नाम, पोस्ट मॉडर्निज्म है ये। अब भाई बहने जैसे कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, मतलब बहनें भी भाई भी। पोस्ट मॉडर्निज्म तो हर फील्ड में आप देखेंगे, एक घर बनेगा वो अलग तरीके से पेंट
करेगा, दूसरा अलग तरीके से प्रिंट करेगा, तो आप जैसा नहीं दिखेंगे। पोस्ट मॉर्टम जैसे भी आप करिए इसको। इसलिए कुल अगर जितने विचार आप समझ लीजिए तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप जीवन में न देख रहे हो, बस वही किसी विद्वान के संदर्भ में पढ़ते हैं, फिर नहीं फर्क है। अब अगले टॉपिक शुरू करें। अब आपके विचारधाराओं की ज्ञान का परीक्षण होगा। तो पहला टॉपिक आप खोलिए सिलेबस। क्वेश्चन हमने बहुत बता दिया, अब आगे चल के आपको बता दिया। क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे को बता दिए, आगे बता दिए। किस पे सवाल पूछ रहे हो? किस पे? नारीवाद पे। नारीवाद पे जितने टॉपिक हमने कर करके बता दिए, सारे प्रश्न नहीं है सर। हम बार बार आपको क्लैसिफाई करके इसलिए बता देते हैं कि उसी के बेस पे पूरा सवाल होता है। और दूसरा, कल टेस्ट पेपर हुआ था तो आप ले लीजिएगा, या तो वेबसाइट पे हम उसको बाद में कर देंगे, उसको देख लीजिए, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पूरा विचारधारा सवाल है, विचारधारा से आपको 28 सवाल मिल जाएंगे, उसका सॉल्व कर लीजिए। लेकिन हमें फिर कहा कि टेस्ट अभी आप मत दीजिए बिना प्रिपरेशन के, उसका फायदा नहीं होता। वैसे लिख के अभी दिखा दीजिए, टेस्ट अच्छे से दीजिए, पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए। अगला है सिलेबस आप निकालिए, कहाँ लिखा हुआ है? शक्ति, वैधता और विचारधारा, क्या क्या लिखा है? वैधता के संकट होगा। इंग्लिश में पढ़िए। अब आप देखेंगे, अब आपको, और इसलिए एक चीज आप बार बार पढ़िए, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद। आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़िए, क्योंकि हर जगह उसका उल्लेख आएगा। बिना उसके कुछ मात्र और जो लेटेस्ट एक दो बातें जुड़ेगी आपको बता देंगे, बाकी पूरे सिलेबस में वही रिपीट है। किसी का वर्तमान समय में विचारधाराओं का पतन हो गया है, कहाँ पतन हुआ? समुदायवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, पर्यावरणवाद है, नारीवाद है, सबाल्टर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है। पतन कहाँ हुआ? क्या क्या लिखा हुआ है? पहला पावर, दूसरा आइडियोलॉजी, तीसरा है एक लिखा होगा आधिपत्य, हेजोमनी। सिलेबस देख लीजिए, और जिनके पास नहीं है वो अब हम क्या बताएं उनको। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पेपर सिलेबस हमेशा रखिए साथ में, पढ़ने का मतलब ही नहीं होता फिर तो। क्वेश्चन पेपर सिलेबस, ये दो चीज हमेशा। तो बी प्रोफेशनल। पावर, आइडियोलॉजी, हेजोमनी, लेजिटिमेसी, ये लिखा है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, और बाद में ग्रामस्की में थिंकर पढ़ेंगे। हम थिंकर पढ़ते हैं, उसमें ग्रामस्की में पढ़ेंगे हेजोमनी। अब रिपीटिशन देखिए, लेजिटिमेसी और पावर आपको बता दें, और पावर इज इक्वल टू लेजिटिमेसी। शब्द चार हैं, विचार एक ही है, विचार अलग अलग नहीं है। अब जरा हम शुरू किससे करें? पावर से शुरू कर दें, पावर से। आप किसकी तलाश में हैं? किसकी? पावर की। तो पावर है क्या भाई? आप पावर की तलाश में है तो पावर है क्या?
एक शब्द का प्रयोग, एक बात याद रखिए, पावर का कितना महत्व है डायरेक्टली सी आपके नोट्स में लिखा भी होगा, और हम आपको पारसंस ने कहा है, आपके नोट्स में लिखा होगा, चेक करिए लिखा है कि नहीं लिखा है। पारसंस एक सोशियोलॉजिस्ट थे। पारसंस ने कहा है जो महत्व अर्थशास्त्र में मुद्रा का है, मनी का है, वही महत्व पॉलिटिक्स में किसका है, पावर का। ये लिखा है कि नहीं आपके नोट्स में? What Parsons said that power is as central in a politics as the money in economics. जिस तरीके से अर्थशास्त्र में मुद्रा का महत्व है, वैसे ही राजनीति में शक्ति का महत्व है। वैसे ही राजनीति में शक्ति का महत्व है। अब फिर बात लेकिन मेरी निरुत्तर हो गई। अच्छा, सवाल यह है, शक्ति, पावर इज सेंट्रल, पावर इज एज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिक्स एज मनी इन इकोनॉमी। तो सवाल यह है, पावर का मतलब क्या है? फिर वही बात आ गई, पावर का क्या मतलब है? आप बार बार नहीं कहते हो बड़ा पावरफुल व्यक्ति है भाई, क्या? तो पावर क्या मतलब है? धीरे से क्यों बोल रहे, तेजी से बोलो। क्या? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आप पार्टनर के साथ रहते हैं, अच्छा तो कोई बात नहीं, अकेले रहते हैं। अच्छा, पार्टनर के साथ कभी घूमे टहले या अकेले घूमे भी टहलते हैं? तो कोई दोस्त, पार्टनर मतलब दोस्त। अच्छा, किसी दोस्त के साथ घूमते टहलते हैं, अकेले घूमते टहलते हैं? अकेले। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर रहते दोस्त नहीं रहोगे साथ तो घूमते भी कहीं भाई, कोई कोई साथ दोस्त तो चाहिए। तो सवाल ये है, दोस्त और आप दोनों साथ गए, और दोस्त कह रहा है कॉफी पीना है, आप कह रहे हैं चाय पीना है, और अंततः दोनों बातों में विरोधाभास है। अंततः जो चाय या कॉफी पिया जाएगा, जिसकी बात आपने मान ली, उसने आप पे पावर का प्रयोग किया। पावर का मतलब क्या है? दूसरे से वो काम करा लेना जो सामान्यतः वो नहीं करना चाहता। अच्छा, पावर का मतलब ये नहीं होता लठ डंडा लेकर आ जाना। लठ डंडा पावर का एक फॉर्म हो सकता है, इट्स नॉट ए मीनिंग ऑफ पावर। पॉलिटिक्स में जब हम पावर शब्द का प्रयोग करते हैं, ये बताइए, मोदी इज पावरफुल और नॉट? वाई? उनके पास 6 पैक है। अच्छा, वाई मोदी इज पावरफुल? इस एक बात याद रखिए, जब हम पॉलिटिक्स में पावर का प्रयोग करते हैं, पॉलिटिक्स में पावर का मतलब होता है लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं। और अब देखो, सबसे गड़बड़ होता है कि लोग कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब, उस पावर का मतलब कई बार मतलब वायलेंस। नॉट एट ऑल। पावर डजंट मीन वायलेंस। शक्ति का सीधा सा मतलब है आप अपना काम निकाल लीजिए और दूसरों से काम करा लीजिए, उसके लिए कोई तरीका प्रयोग कर लीजिए। अच्छा, कई लोग तो बड़ी होशियारी से काम करते हैं, दूसरे से काम करा लिया, उसको पता भी नहीं चला कि हमने काम करा लिया। पावर का प्रयोग आप पे हो गया और आप पे पता नहीं चला। कैसे? अब किसी व्यक्ति को आपसे 100 रुपए लेना है, आप कमरे पर आया, उसका इंटेंशन 100 रुपए लेना है। आप कमरे पर आए और आते ही बड़ी तारीफ करनी शुरू कर दी, हो यार व्हाट ए स्मार्ट पर्सन यू आर, आप कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हो मेरे दोस्त, देखने में स्मार्ट लगते हो, अच्छे पढ़ते हो, मुझे तो लगता है मेरा दूसरे एग्जाम होगा यूपीएससी में, पहला टॉप 10 में तुम्हारा ही नाम आएगा। खूब खुश हो गया,
उसके बाद अपने कहा क्या दोस्त 100 रुपये होगा क्या? पहले 150 लो यार, ले ले जाओ। आधे घंटे जो आपकी तारीफ करेगा उससे आप खुश होंगे नाराज होंगे? यानी उसने क्या जबरदस्त तरीके से आपसे वो काम करा लिया, और सीधा कोई आकर कह दे 100 रुपये दोगे? अब नहीं है, जाओ, 100 रुपये नहीं है। याद रखिए, कई बार हम दूसरे, कई लोग तो दोस्त हैं ऐसे मैनिपुलेटर होते हैं, उनको पता है कि इस दोस्त के पास जाएंगे कुछ खाने पीने को मिलेगा, और क्या करेंगे वो? आते ही एकदम से तारीफों के पुल बांध देंगे। याद रखिए, दिस इज अ पावर। आपसे वो काम करा लिया गया है जो आप नहीं करना चाहते थे। और कई लोग तो कैडबरीज लेकर घूमते हैं, गिफ्ट। ओ माय गॉड, आई दिल्ली में सबसे बड़ा माध्यम है, जब से बड़ा बिजनेस है लाइजनिंग का। यू विल बी सरप्राइज्ड नो दैट। दिल्ली में जो सबसे बड़ा बिजनेस लाइजनिंग का, इनसे उनको मिला दीजिए, उनको उनसे कुछ करना क्या पड़ेगा? कुछ आपको पैसा खर्च करने पड़ेगा। इनके घर चले गए, मिठाई लेकर कुछ चले गए, भूखी लेकर चले गए। जिसको बार बार गिफ्ट देंगे थोड़ा पिघलेगा नहीं पिघलेगा? तो बार बार गिफ्ट देते रहिए और एक काम एक बार निकाल लीजिए, खत्म हो गया पावर। हाँ, अगर ये कभी कभी आ जाए कि यार हमारा काम हो नहीं पा रहा है, ये बाधा बन रहा है, कभी कभी ठोंक पीट भी कर सकते हैं, अंतिम विकल्प के रूप में, पहले विकल्प के रूप में नहीं। पहले क्या रखिए? बड़े बड़े गिफ्ट रखिए। और कुछ लोग तो दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं, इनको गिफ्ट दिया, तो ये सरप्राइज में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो टूरिस्ट सेंटर है, उनके होटल्स हैं, जितने भी फैसिलिटी है सब फ्री में है। उन्होंने बस, उनका मतलब है कि हमें ओबलाइज करना है आपको, आपको मोबिलाइज करेंगे, अंत में आपसे हमें काम लेंगे। पावर। याद रखिए, चुनाव जीतने के लिए क्या किया गया? पावर का प्रयोग किया गया। और जिस दिन आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, पावर आएगा नहीं आएगा? अच्छा, पुलिस अधिकारी चलता है, इसका डंडा लेके पीटता तो रहता है क्या सबको? पावर कहां से आता है? पुलिस अधिकारी सबको पीटता तो नहीं रहता है? जिप्सी देखकर, पुलिस की जिप्सी दिखी, अदरवाइज दोस्तों पावर पावर का फर्क हम देखेंगे। अब दिल्ली में तो एक से लोग है भाई, पैसे लोगों के पास कम नहीं, तो कोई पोर्से खरीद रखा है, कोई बीएमडब्ल्यू खरीद रखा है, आप सड़क पे चलिए, लेकिन आपके सामने फटफट सेवा खड़ी है, हटाएगा नहीं, भले उसकी कीमत आपसे 100 गुना नीचे है, सड़क उसकी भी है। लेकिन जैसे 100 नंबर की जिप्सी आती है, एक बार साइड मारा टू टू, वैसा वो हटाता है किनारे, 4 फिर किनारे हटा लेगा। किस बात का फर्क है? पावर। आप कहेंगे पावर, अब याद रखिए, और पावर कैसे आता है? कि कोई वर्दी वाला व्यक्ति आपके पास आ जाए, आप भी बैठे, भी बैठे, बड़े प्यार से बात करेंगे, और भाई साहब क्या हाल चाल है? और कोई समय, हट इधर, क्या किसका चला रहा है, क्या हो रहा है? दुनिया किससे चलती है? आप किससे प्रभावित होते हैं? जो अपने मन मर्जी काम निकाल ले, वो क्या है? ये दुनिया पावर का है दोस्तों। हम, ये बात अलग है। अब नारीवादी को कैसे परिभाषित करेंगे? मार्क्सवादी। अब आपको देखना है मार्क्सवादी। अब आप बताइए, अब मुझे विचारधारा का प्रयोग हम करेंगे। पावर को आपने देखा, दूसरे, अच्छा कुछ लिख लीजिए, उसके बाद फिर बताइए, फिर मैं विचारधारा से पूछूंगा। पूरी थ्योरी में विचारधारा ही तो है, उदारवादी, मार्क्सवादी, नारीवादी। पूरा खेल हमारा यही चलेगा थ्योरी में। तो पहले जरा यही जो हमने बताया, जरा स्कॉलर के शब्द आप लिख लीजिए। तो पावर है क्या? पहला, शक्ति को शक्ति को रॉबर्ट हॉल ने परिभाषित करते हुए कहा, शक्ति को
रॉबर्ट ढाल ने परिभाषित करते हुए, कई लोग ढाल कहते हैं, ढाल, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंस, शक्ति को रॉबर्ट ढाल ने परिभाषित करते हुए कहा, शक्ति को रॉबर्ट ढाल ने परिभाषित करते हुए कहा कि शक्ति एक निर्णय निर्माण का तरीका है, डिसीजन मेकिंग का तरीका है। पावर इज अ फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। पावर इज अ फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग, शक्ति निर्णय निर्माण का तरीका है और शक्तिशाली के अनुसार ही निर्णय होता है। डिसीजन इज ऑलवेज टेकन इन फेवर ऑफ पावरफुल। शक्तिशाली के पक्ष में ही हमेशा निर्णय होता है। अब देखेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। रॉबर्ट ढाल ने कहा था दूसरे से वो काम करा लेना जो न करना चाहता वो पावर है। या देखिए जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अब इसको कहीं भी एग्जाम्पल में लीजिए, पावर इज अ फॉर्म ऑफ डिसीजन, जो है डिसीजन मेकिंग अंडरलाइन, निर्णय निर्माण। पावर इज अ फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। याद रखिए शक्ति क्या है, निर्णय निर्माण कर लेना। अब निर्णय का मतलब है, अगर सोच के देखिए, सरकार के सामने निर्णय करना है, रिजर्वेशन दिया जाए न दिया जाए, जो भी शक्तिशाली समूह होगा उसके पक्ष में डिसीजन आ जाएगा। आपको याद रखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकार के सामने 5 प्रकार के लोग खड़े हुए हैं। कोई कह रहा है भाई हमारी बात मानिए, कोई कह रहा है किसानों का ऋण माफ कर दीजिए, कोई कह रहा है आरक्षण दे दीजिए, कोई कह रहा है नौकरियां ज्यादा दे दीजिए। सरकार क्या कहती है, द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। सरकार का मूल काम क्या है, प्रशासन का मूल क्या है, डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग किसके फेवर में होगा, जो शक्तिशाली हो। इससे अगर देखना हु इज अ पावरफुल, जिसके पक्ष में निर्णय हुआ। वैसे आप याद रखिए, पावर कांट बी डिफाइंड ऑब्जेक्टिवली। आप कहेंगे पावर का नाप की साइज जरा बता दीजिए, कितना किलो पावर हमारे पास है, पावर की लंबाई कितना है। नहीं, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है, पावर इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। कि पावर का हम वेट नहीं बता सकते, कितना किलो पावर आपको मिल जाए तो सही हो जाएगा, नहीं। पावर इज ऑलवेज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है। पावर इज नॉट एन एट्रीब्यूट कि अच्छा हम ये बताइए कोई व्यक्ति कब पावरफुल बनेगा, कितनी हाइट हो जाए, कितना किलो वजन हो जाए, हम पावरफुल मान लेंगे। इसलिए देखिए पावर इज रिलेटिव। पहले इंग्लैंड पावरफुल था, लेकिन आज भी इंग्लैंड पावरफुल है बांग्लादेश के संदर्भ में, चाइना के संदर्भ में नहीं। यूएस इज मोर पावरफुल इन कंपेरिजन टू चाइना। हमेशा पावर इज रिलेटिव फर्स्ट, इट्स सब्जेक्टिव फर्स्ट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज वेरी पावरफुल, बट एक साधारण व्यक्ति की तुलना में, चीफ सेक्रेटरी की तुलना में नहीं। चीफ सेक्रेटरी इज वेरी पावरफुल, बट एक आईएएस की तुलना में, कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में नहीं। मोदी इज वेरी पावरफुल, बट इन टर्म्स ऑफ योगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रम्प। पावर इज रिलेटिव। और याद रखिए, यही पावर हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, बस राष्ट्र की शक्ति। पावर याद रखिए, क्लाइमेट चेंज, अब इसको IR में यूज कर लीजिए। डिसीजन मेकिंग का मतलब है
क्लाइमेट चेंज की वार्ता किसके फेवर में जाएगी? जो पावरफुल होगा, जो पावरफुल होगा। इंटरनेशनल रिलेशन पावर पावर किसके हाथ में है? शक्तिशाली देशों में, कमजोर के देशों में। और इसलिए याद रखिए दोस्तों, शक्तिशाली मारता भी है और रोने भी नहीं देता। इसलिए दोस्तों, पावर को पूरी दुनिया, उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है। कमजोर बन के जीना भी कोई जीना है मेरे दोस्तों, कमजोर बन के जीना कोई जीना थोड़े। हम लोग तो कई बार ऐसे जाते रहते हैं, स्टूडेंट ही में धक्का मार देता है। लो टीचर है तो स्टूडेंट कुछ कह ही नहीं सकते आप। अभी कुछ कह भी दिया तो आज सर हमें ये बात आपकी बहुत बुरी लगी। हमको कोई बात नहीं भाई, हमें क्षमा मांग लेते हैं, बुरी लग गई तो। अच्छा, प्रशासन में जब एक अधिकारी दूसरे आदमी को बात करता है, कहीं पूछता है, कहते हैं बुरे लगा, हाँ से देगा दोस्तों, ऑर्डर, बुरा लगा घर बैठो, आना नहीं है। पुलिस मेजर, अब किसी किसी सिपाही से नाराज हो गए, मारो पहले 10 चक्कर फील्ड का। सिपाही पूछ नहीं सकता, सर क्यों 10 चक्कर मारे हो? 11वां मरवा दूंगा अगर पूछा तो। 10 चक्कर मारना है, दिस इज पावर। लेकिन दोस्तों, सर्च फॉर एब्सोल्यूट पावर इज एन अनएंडिंग रेस। आप इतने शक्तिशाली हो जाए कि दुनिया में कोई आप पे ऑर्डर चला ना पाए, सदा से हो भी नहीं पाए। ट्रम्प पे भी कोई ऑर्डर चला देता है, और ट्रम्प पे ऑर्डर कौन चला देता है? नॉर्थ कोरिया किम इन जुंग। किम इन जुंग को ट्रम्प, मैं तुमको चुटकी में मसल दूंगा, चुटकी में। अमेरिकन किसकी बात कर रहा हूँ तुम्हारी? पावर इज रिलेटिव। तो क्या प्राप्त करना है दुनिया में? पावर। इसे आप याद रखिए, कम से कम आप हॉस्टल में है तो ध्यान में रखिए, हॉस्टल में कोई आपके सामने बोल ना पाए, यह ध्यान रखिए कम से कम। अच्छा, कई लोग मेंटेन करते हैं, ए चुप, मैं सीनियर हूं, दिखता नहीं तुमको? 3 बार मेंस दे चुका, चुप चुप। पावर कई कई तरीके से। अच्छा, बड़ी बड़ी बहन क्या है? छोटी बहन ठांस देते, बड़े से तमीज से बात नहीं करते, चुप हो जाओ। ठीक, रेस्टोरेंट को ठांसते रहते हैं। पावर, पावर याद रखिए, हमेशा पूरा जीवन पावर का खेल है। आप पे कोई प्रयोग कर रहा है, आप किसी और पे प्रयोग कर रहे हैं, बस ये कई बार दिखता नहीं, चलता रहता है। पावर ही खेल है दोस्तों, इसलिए क्या लेना है? और आपसे बेहतर कौन जा सकता है? अब इसी बात को अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब पावर को लोग बहुत संकीर्ण रूप में परिभाषित करना शुरू कर देते हैं कि केवल बंदूक रखने से पावर आ जाती है, केवल हिंसा करने से पावर आ जाती है। नो, इट मे बी फॉर्म ऑफ पावर, लेकिन पॉलिटिक्स में ये पावर का सही मतलब नहीं है, एक माइनर मतलब है, छोटा सा मतलब है। अब दूसरा पावर कैसे परिभाषित किया गया? अगला पॉइंट, दूसरा, BACH, RAG, बचराज, नाम थोड़ा अजीब सा है, एन बारार्ज, बारात नहीं, बचराज एन बारार्ज ने शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, while defining the power, they said that power is an agenda setting. शक्ति क्या है? एजेंडा का निर्माण करना है। पावर इन एजेंडा सेटिंग। और एक बात याद रखिए, एजेंडा सेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग इन द इंटायर नैरेटिव इन आवर फेवर। एक बात याद रखिए, कहा जाता है कांग्रेस चुनाव का एजेंडा सेट नहीं कर पाई।
एजेंडा का मतलब है तो पूरे समाज के सामने एक ऐसा विचार रख दीजिए जिससे ये लगे पूरे समाज की भलाई इसी में है, लेकिन हो केवल आपके फायदे में। यानी बीजेपी ने एजेंडा क्या सेट कर दिया है? राष्ट्रवाद, बालाकोट, और कांग्रेस का 72,000 रुपए बेकार हो गया। बीजेपी ने एजेंडा एजेंडा सेट कर दिया, बीजेपी पिछड़ों की पार्टी, मोदी पिछड़ा, साइकिल पंचर हो गई दोस्तों। जब पिछड़ों को वोट ही देना है तो उन्होंने कहा साइकिल क्यों दो कि मोदी क्यों दें। मोदी ने कहा मैं ज्यादा पिछड़ा। एजेंडा सेट कर दिया गया है। इसे एक बात याद रखिए, पावरफुल व्यक्ति क्या करता है? अपने फेवर में एजेंडा सेट कर देगा। बाबा रामदेव ने क्या कहा? सांस लो सांस छोड़ो। लेकिन सांस लो सांस छोड़ो में जब तक तुम पतंजलि का चवनप्राश नहीं खाओगे सांस पूरी अंदर नहीं जाएगी। एजेंडा सेट कर दिया तो पूरा दुनिया योग में हो गई। लोग गिलोय पीने लगे, घास फूस कभी लोग खाते थे। अब एजेंडा कैसे सेट करो? माय गॉड, व्हाट अ पावर इज मे बी। एजेंडा जो भी पावरफुल, और पूरी की पूरी मीडिया इंडस्ट्री क्यों चलती है? एडवर्टीजमेंट का बेसिक पर्पज क्या है? एजेंडा ही सेट कर दिया है। एजेंडा सेट कर दिया दोस्तों, इसलिए पूरा का पूरा आपको डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया कि देखिए ये है मामला। और इसलिए दूसरे के विचारों पर नियंत्रण करना है, अपने उत्पाद को बेचना है, तो आप क्या करना सीखिए? एजेंडा। तो याद रखिए यही तो मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। ऐसा बता दीजिए कि दोस्तों ये उत्पाद अब आया है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं खाएंगे आप ताकतवर नहीं रहेंगे, बुद्धिमत्ता नहीं बढ़ पाएगी, हाइट तो वैसे नहीं बढ़ पाएगी। एजेंडा सेट हो गया दोस्तों। आज की दुनिया में क्या क्या एजेंडा सेट कर दिया गया, और बड़ी होशियारी से काम किया जाता है। अब चाहे IR में देख लीजिए, चाहे इधर देख लीजिए, आपको पता है कि भारत ने एजेंडा सेट कर दिया सीमा पार आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद। अभी G20 की मीटिंग में सब लोग गए, भारत ने कहा देश की सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या सीमा पार आतंकवाद। लोग अरे यार तो G20 आर्थिक मामलों की बैठक है, आतंकवाद में कहाँ ला रहे हैं? उनका आर्थिक मामला आतंकवाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि आतंकवाद होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, गुड गुड गुड। एजेंडा सेट कर दिया। पाकिस्तान ने कश्मीर का एजेंडा सेट करने का प्रयास किया था, हमने कहाँ कर दिया? आतंकवाद। एजेंडा ही पूरी दुनिया है। कांग्रेस ने सोचा कि कांग्रेस का गरीबों का हाथ कांग्रेस के साथ, डिमोनेटाइजेशन करके मोदी ने कांग्रेस एजेंडा ही छीन लिया। कांग्रेस ने कहा मैं तो, मोदी ने सारी बात को अपने फेवर में भुना लिया। किसी ने पूछा मोदी की जाति क्या? देखो भाई पिछड़ी जाति पे आक्रमण कर रहा है। पावर क्या है? मुद्दे बता दीजिए कि मुद्दे क्या है। अब राष्ट्रहित के मुद्दे बता दीजिए। मुद्दा राष्ट्रहित का है कि आपके हित का है? राष्ट्र के हित का है, पार्टी के हित का है? इसलिए एजेंडा सेट करना सीखिए। और घर में बापू एजेंडा सेट कर देता है कि सबको ऐसे कैसे रहना है। आपको लगता है हाँ ताऊ ने कहा एकदम सही बात है, आप मान लेते हैं। एजेंडा सेट कर दिया, जो भी बच्चे होंगे हमारी बात मानेंगे, सुबह उठना है, शाम को सोना है, यही यही खाना है। एजेंडा सेट हो गया, बाहर नहीं जाना है। तीसरा पॉइंट, बात एक ही है, कहने के तरीके अलग है। तीसरा पॉइंट क्या है? अच्छा, कोई कमजोर व्यक्ति कभी एजेंडा सेट कर पाता है? इस एक बात याद रखिए, कई लोग सोचते हैं कि शारीरिक शक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। ना 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 ना, एजेंडा सेट कर दीजिए, शारीरिक रूप में शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। लठ चलाने की आवश्यकता थोड़ी है, बस एजेंडा सेट कर दिया अपने फेवर में, देखिए कैसे पावर मिल जाती है आपको। और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए, शारीरिक रूप में जिम जाने की आवश्यकता नहीं। मनमोहन सिंह कभी जिम गए? नहीं गए। उसके बाद पावरफुल बन गए दोस्तों। लठ उठा नहीं सकते, पता नहीं डंडा भी उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। अभी निर्मला सीतारमन गई थी, मैं फोटो देख रहा था, ऐसा कोई कार्टून खड़ा हुआ है। मनमोहन सिंह ऐसा हमें सब एजेंडा सेट कर दिया, आर्थिक विकास आर्थिक विकास। तीसरा मामला है
लूक्स ने कहा, कभी कभी इनको लूकास भी कहा जाता है, लूकास, LUKES, लूकास ने शक्ति को वैचारिक नियंत्रण के रूप में चित्रित किया। पावर इज अ थॉट कंट्रोल, वैचारिक नियंत्रण अंडरलाइन। Lecoq said that power is like a thought control. शक्ति को वैचारिक रूप में नियंत्रित किया, विचारों को नियंत्रित कर लिया शक्ति के द्वारा। और आपको यह दिला दें, वाई पावर इज थॉट कंट्रोल। जितनी भी आज के न्यूज़पेपर है, अगर आपको याद दिला, किसी को भी पावर करना है, कोई मीडिया इंडस्ट्री है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई व्यापारिक समूह है, हमेशा टेलीविजन, मीडिया, जर्नलिज्म, दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। अमेरिका के पास CNN है, या वो हथियार से शक्ति अर्जित करता है? CNN। दोस्तों, आपने सुना होगा तलवार से शक्ति मिलती है। तलवार से मिलती है नहीं मिलती, आज तो विचारों से मिल रही है। इसी को IR में क्या कहते हैं? सॉफ्ट पावर। शक्ति विचारों से मिलने लगे तो इसी को क्या कहते हैं? सॉफ्ट पावर। और देखिए, वैचारिक नियंत्रण क्या है? आप दूसरे के विचारों पर नियंत्रण कर लीजिए। तो पावर का मतलब है एक व्यक्ति से दूसरे से वो काम कराने जो नहीं करना चाहता। और जब आपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया है, बहुत आम भाषा में कहिए, दिल पर नियंत्रण करिए। किसी से भी कुछ काम करवाना हो तो चक्कू लेकर मत उसके पीछे घूमिए, और अपने दिल पर नियंत्रण करिए, सारा उससे काम करवा लिया। और एक बात याद रखिए, विचारों पर नियंत्रण करने के लिए आपको लंबा प्रयास करना पड़ेगा। स्कूल का प्रयोग, मीडिया का प्रयोग, इसलिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे, चुनाव के पहले ऐसी सी फिल्में आई, सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने राष्ट्रवादी सेंटिमेंट को बढ़ाया। वो ध्यान से आप देखिए, इलेक्शन के पहले बड़ी सारी ऐसी फिल्में आई, उसमें मोदी की तक बायोपिक भी आ गई, इलेक्शन कमीशन ने उसको रोक दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की क्या आवश्यकता थी? अब चुनाव के पहले ध्यान से देखिए, पहले फिल्में कैसी, लव स्टोरी, लोगों का ध्यान अलग होता था। सामाजिक फिल्में, ध्यान अलग होता था। अब तो क्या हो गया दोस्तों, राष्ट्रवाद को बढ़ाया जा रहा है। ये सब फिल्में मनोज कुमार बनाए करते थे। मदर इंडिया, एक उसमें मदर महिला थी, राष्ट्र नहीं था। इसे याद रखिए, ये शक्ति का बड़ा मतलब है। लोगों के विचार बदल लेना, लोगों से काम करवा लेना, डिसीजन अपने पक्ष में करवा लेना, लोगों के पूरे नैरेटिव्स को चेंज कर देना, दैट इज अ पावर। अब अगर सोच के देखिए, पावर अगर ये है तो उसके तरीके अलग अलग यूज होते हैं। कभी परसुएशन का, कभी बल का, तरीके अलग अलग हैं। बात को और साफ शब्दों में कह दें, शक्ति अर्जित करने के लिए तरीके क्या अपनाए हुए? साम, दान, दंड भेद। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और दंड का प्रयोग तो हमेशा, आप जरा सोच के देखिए, अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सकता है? इन सवाल है, हमला करने से पावर बढ़ेगा या विचारों से, बातचीत से? तो इसलिए पहले कभी भी कोई दंड का प्रयोग नहीं करता, दंड का प्रयोग नहीं करता। पॉलिसी ऑफ पीस, शाम का मतलब है, शाम का मतलब सुबह शाम नहीं, पॉलिसी ऑफ पीस, दाम, कंसेशन, कुछ पैसा सा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। और ट्रम्प धीरे से नॉर्थ कोरिया के कान में कर रहे थे, हमारे पास आ जाओ, इतना पैसा दे देंगे जहाँ छीन भी नहीं देना। पैसा सच्ची भाई दे दोगे क्या? बस तुम अपनी बोल वचन पे तो कंट्रोल कर लो। भाई चाइना ज्यादा सहायता कर सकता हूँ, जबकि उधर से चाइना कह रखा है नॉर्थ कोरिया को, हिलना मत इधर उधर, जो मैंने कहा उसी बातचीत होगी। इस दोस्तों, बात नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच नहीं हो रही है। नॉर्थ कोरिया तो त्यागा है, पावर है चाइना और अमेरिका के बीच में। वो तो बीच में फंसा हुआ है एक आदमी, पावर है। अब जो अपने पक्ष से घुमा लेगा, इस समय चाइना भारी पड़ रहा है।
इस समय चाइना भारी पड़ रहा है, अमेरिका परेशान है, पावर है। आईआर में देख लीजिए, डोमेस्टिक में देख लीजिए। लेकिन दोस्तों, शक्ति हमेशा किसी के हाथ में रही नहीं है। आज आप पावरफुल हैं, हो सकता है छोटे भाई की तुलना में, हो सकता है हॉस्टल में है, लेकिन आप पावर बढ़ाना चाहते हैं, जो बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए फिर काम करना पड़ेगा। ये पावर का मतलब है। अब बताइए, उदारवादी पावर कैसे परिभाषित करेंगे? अभी विचारधारा का प्रयोग करिए। अगर शक्ति का यही मतलब है, उदारवादी कैसे विचार पावर को परिभाषित करेंगे? अब जरा एप्लीकेशन करके देखिए। अच्छा, जो बात हमने बताई अगर आपको न समझ आई तो अभी आप बताइए। पावर स्पष्ट है, अब दूसरे पर प्रयोग करेंगे। हम कई कई केस स्टडी आपको बता दें, इसको करके देखिएगा। अपने दोस्त को परस्यू करिए, अगर फिल्म नहीं देखना चाहता, आपने उससे फिल्म देखने के लिए तैयार करवा लिया, आपने पावर का प्रयोग किया। वो कोई कपड़ा कहीं नहीं पहनना चाहता, लेकिन आपने उसको पहनवा दिया, पावर का प्रयोग कर दिया। और किसी से मिलना नहीं चाहता, आपने मिलवा दिया, पावर का प्रयोग कर दिया। वो सुबह उठना नहीं चाहता, आपने सुबह उसको उठना शुरू करवा दिया, पावर का प्रयोग कर दिया। और कुछ पीना नहीं चाहता, पिलवा दिया। अच्छा, कई बार देखिए पावर का प्रयोग कैसे, बड़े विचारिक रूप में। जैसे कई बार मैं देखा हुआ शराब और आपको जब लोग नया नया शौक पालते हैं तो उसके बाद ले लो दवा है, दवा दवा ले लो दवा, और क्या क्या आर्गुमेंट देंगे। अरे देख, एल्कोहल 8%, 8%, एल्कोहल 8%, ये तो किसी दवा में होता है। अभी कोई व्यक्ति मुझे उनका रेड वाइन में 12% एल्कोहल है, जो दवा में होता कोई ले सकता है तो। और एक व्यक्ति में सुन के दंग रहा, उसने कहा आजकल पीना बड़ा, जो दिल्ली में इतना कचड़ा मन लगा, सब साफ कर देता अंदर को। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। ऐसे आर्गुमेंट तो बाबा राम नहीं दे पाते। अब सवाल है बाबा रामदेव, इसलिए वैचारिक संघर्ष चल रहा है। जो जीता वही सिकंदर। पावर का प्रयोग करिए, दिस इज योर एक्सरसाइज। और क्या क्या कर सकते हैं? पहले आप उसको पैसा वैसा देके पावर अपने हिसाब से काम करवा लीजिए, और न करे उसको, अगर आपकी बात न माने, हो जिसके साथ दोस्ती उसका झगड़ा लगवा दीजिए, तब आपके साथ आएगा। भेद करवा दीजिए। तीसरा, कोई बात न बने तो 2-4 छाटा दे भी दीजिए लास्ट में, लेकिन अपने हिसाब से काम करवाना है। यही पावर है। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, हैरल्ड लासवेल ने कहा हु गेट्स व्हाट एंड हाउ पावर। हैरल्ड लासवेल ने कहा जितना प्रभाव दूसरे पर बना सकते हैं पावर। तो सवाल अगला है, जितनी परिभाषा दें हम उतनी पर्याप्त होती है, लेकिन सवाल अगला है, उदारवादी मार्क्सवादी कैसे पावर को देखेंगे? अब आप बताइए। अब आपने विचारधारा पढ़ रखी है, नोट्स मत कर लीजिए, नोट्स बंद कर, नोट्स घर पढ़ा जाता है, याद नहीं। कहते हैं उदारवादी मार्क्सवादी पावर कैसे देखेंगे? हाउ लिबरल will define the power, how Marxist will define the power, and how, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट, उसके बाद हाउ पोस्ट मॉडर्निस्ट डिफाइन द पावर। हाँ, फांसीवादी भी कह सकते हैं, हाउ फासिस्ट डिफाइन द पावर। भाई कोई पॉलिटिक्स में होगा पावर होगा, तो लिबरल के हिसाब से पावर कहाँ होता है? किसमें? लिबरल व्यक्ति में पावर मानते हैं क्या?
अब देखिए, अब एक समझने की बात है, लिबरल्स ऑलवेज बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनिज्म, रूल ऑफ लॉ, संविधान। जो उदारवादी होगा उसने क्या किया, आप याद रखिए, उदारवादी वैसे तो पावर हर व्यक्ति में है, सब में है, लेकिन सवाल है पावर हर व्यक्ति में है तो हर व्यक्ति पे नियंत्रण तो करने की संस्था होनी चाहिए। इसलिए स्टेट इज रेगुलेटिंग बॉडी, स्टेट इज पावरफुल इंस्टीट्यूशन